चलो मैकेनिज्म पर आ जाते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के मैकेनिज्म यहाँ पर देख लेते हैं। देखो मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि अभी आपको जैसे भी जितनी भी रिएक्शंस मैंने यहाँ पे पीछे बताई, बट ये नहीं बताया कि वहां पर मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हो रहा होगा। मॉलिक्यूलर लेवल पर होने का मतलब ये होता है कि जब एक सबस्ट्रेट के ऊपर किसी दूसरे रिएजेंट का अटैक हुआ तो वो रिएजेंट ने आकर के किया क्या, उसका काम क्या था। ये तो आप जस्ट अभी एक रट रहे हो कि हाँ एक्स यहाँ पे हटेगा, उसकी जगह मेरे पास कभी OR जुड़ जा रहा है, कभी वहां पर अपने पास अमाइंस बन जा रही है NH2 जुड़ करके। मैकेनिज्म में क्या होगा, मैकेनिज्म में आपको प्रॉपरली समझाएंगे कि जब सब्स्टिट्यूशन की जाती है तो सब्स्टिट्यूशन करते वक्त क्या क्या चीजों की पॉसिबिलिटी होती है और एक्चुअल में वहां पे क्या हो रहा होगा। ठीक है, देखा तो किसी ने नहीं है, बट फिर भी इस चीज को अगर कोशिश की गई समझाने के लिए तो यहाँ पे कुछ एफर्ट्स है साइंटिस्ट के जिनके बेसिस पे आपको मैकेनिज्म पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो रिएक्शंस होती है यहाँ पे किसी को भी नहीं पता है कि वहां पे सही में क्या हुआ होगा, बट हाँ जितना भी लॉजिक यहाँ पर केमिस्ट्री में अभी तक अभी आपके पास अवेलेबल है उसके बेसिस पे आपको पढ़ाया जाता है। हमारे पास जो मैकेनिज्म है इसमें दो टाइप होते हैं। पहला मैकेनिज्म होता है आपके पास SN1 और एक होता है आपके पास SN2। ठीक है, दो तरीके से आपकी जो रिएक्शन है वो आगे बढ़ाई जा सकती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरीके की होती है, एक होता है SN1 मैकेनिज्म फॉलो करने वाली और एक होती है अपने पास SN2 मैकेनिज्म फॉलो करने वाली। यहां पे जो SN है ना, इस SN का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक और 1 यहां पर है आपके पास मॉलिक्यूलैरिटी के लिए। ठीक है, 1 का मतलब है यहां पर मॉलिक्यूलैरिटी, तो इसका मतलब ये यूनिमॉलिक्यूलर है। तो इसकी अगर आप फुल फॉर्म लिखोगे तो वो कुछ ऐसी बनेगी, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक और 1 का मतलब हो गया यहां पर उसकी मॉलिक्यूलैरिटी 1 थी, तो इसका मतलब है कि ये मैकेनिज्म कैसा है मेरे पास, यूनिमॉलिक्यूलर टाइप है। ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर। सिमिलरली अगर नीचे वाले को लिखा जाए तो नीचे वाला क्या बन गया आपके पास, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक और यहां पर 2 लगा हुआ है। 2 का मतलब इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई यहां पर 2, तो ये हो गया आपके पास बाइमॉलिक्यूलर। ठीक है, SN1 का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर और सेकंड वाले में जो आप SN2 देख रहे हो, SN2 का मीनिंग क्या है आपके पास, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर। ठीक है, दो ही मैकेनिज्म है, दो ही आपको यहां पर करने हैं। अब एग्जैक्ट मैकेनिज्म जो है वो जल्दी से आता नहीं है समझाने को, बट अगर आ गया तो आपको फिर पूरा वहां पर समझाना पड़ता है। तो मैं आपको करा रहा हूं सबसे पहले आपसे सबसे पहले वाला मैकेनिज्म। देखो सबसे पहले वाले मैकेनिज्म को समझना, सबसे पहले हम लोग यहां पर करने जा रहे हैं SN1 के बारे में, और जैसे मैंने इसको लिख रखा है आपको भी ये ऐसे ही लिखना है। ठीक है, ये कैपिटल S है, उसकी ये सबस्क्रिप्ट में आपको N दिख रहा होगा और ये N की पावर में 2 है। वैसे यहाँ पर S है, सबस्क्रिप्ट में N है और उसकी पावर में यहाँ पर ये 1 है। तो जैसे ही लिखा हुआ है ऐसे ही आपको लिखना है, कोई ऐसे नहीं लिखेगा इसे अपनी मर्जी से कि कहीं आप ऐसे लिख रहे हो, ना ही ये अपने पास ऐसे लिखा जाएगा कि आप तीनों एक लाइन में लिख दो, नहीं, ये लिखा ही ऐसे होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। चलो SN1 पे आप ध्यान देना, जो आपके पास ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पे क्या होता है SN1 में। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपका SN1 मैकेनिज्म है, किसी भी मैकेनिज्म को समझने के लिए आपको पहले उसमें पता होना चाहिए कि उसमें स्टेप्स कितने इन्वॉल्व हैं। SN1 मैकेनिज्म में 2 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, ये आपका एक 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है। ठीक है, कैसा मैकेनिज्म है आपके पास, ये एक 2 स्टेप मैकेनिज्म है। याद करने का आपको तरीका बता देता हूं, ध्यान रखना उल्टा होता है। जिसमें 1 लगा हुआ होता है उसमें 2 स्टेप होते हैं और जिसमें 2 लिखा हुआ है उसमें 1 स्टेप होती है। ठीक है, SN1 1 वाले में 2 स्टेप होते हैं और जिसमें 2 लिखा है उसमें कितने स्टेप होते हैं, 1। ठीक है, उल्टा करना है आपको, ये नहीं कि कहीं आप SN1 में लिख दो ये 1 स्टेप वाला और SN2 में लिख दो 2 स्टेप वाला है। ठीक है, ये 2 स्टेप का मैकेनिज्म होता है। अब बात है कि चलो आपने बता दिया 2 स्टेप का मैकेनिज्म है, पर ये जो दोनों स्टेप है इसमें हो क्या रहा होगा, अब ये भी आप देखो। तो पहला जो स्टेप होता है, जो मेरे पास स्टेप नंबर 1 होता है, स्टेप 1 में होता है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन का, और जो स्टेप नंबर 2 है ये होता है आपके पास अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, स्टेप 1 है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन और स्टेप 2 क्या है आपके पास, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर आप सभी ने पढ़ा हुआ है, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था, एक होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहाँ पे 2 स्टेप्स हैं, अब इनमें से कोई एक स्टेप ऐसा होगा जो रेट डिटरमाइनिंग होगा। तो क्या पढ़ा था आपने, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की क्या खासियत होती थी, अगर कोई भी रिएक्शन मल्टी स्टेप में जा रही है तो स्लोएस्ट स्टेप, बिल्कुल सही। आपके पास जो स्लोएस्ट स्टेप है वो कैसा होता था, एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता था। अब इसमें 2 स्टेप है, इनमें से एक स्टेप स्लो है, एक स्टेप फास्ट है। तो ध्यान रहे जो पहला स्टेप है ना, जो कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन है, वो आपके पास एक स्लो स्टेप होती है। ये जो आप देख रहे हो ये आपके पास एक स्लो स्टेप है।
ठीक है, मतलब कार्बोकेटाइन की जो फॉर्मेशन होती है उसमें टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया तुरंत जाकर के न्यूक्लियोफाइल वहां पर अटैक कर देता है। और जो आपके पास स्लो स्टेप है वही कैसा स्टेप हो जाएगा मेरे पास, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का जो रेट है ना, वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने कार्बोकेटाइन कितना स्टेबल बनाया है। ठीक है, तो अगर कभी भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए जिसमें रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो कौन सा फॉलो हो रहा है, SN1, तो रेट बाय SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, आपका कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल बना होगा आपकी रिएक्शन उतना जल्दी आगे बढ़ जाएगी, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो कोई भी रिएक्शन जो कि SN1 मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है उसका रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया यहां पर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के। अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का क्या रोल था, कैसे बताते थे कोई भी कार्बोकेटाइन कितना स्टेबल है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। आपके पास जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है वो किस पे डिपेंड करती थी, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे। आपके पास जो स्टेबिलिटी है कार्बोकेटाइन की ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करती थी, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, कि आपके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने लगे हुए हैं, इसलिए आप कहते थे कि 3 डिग्री वाले सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, फिर 2 डिग्री आती है, फिर 1 डिग्री आती है। ठीक है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर उसके बाद 2 डिग्री और सबसे लीस्ट स्टेबल 1 डिग्री वाले। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने जब पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चीज करी थी तो मैंने आपको भी बताया था कि भाई कार्बोकेटाइन में जो डिग्री वाला रूल होता है जरूरी नहीं वो हर जगह ट्रू हो, और भी कई सारे फैक्टर्स है जिनको इंक्लूड करा जाता है, जैसे कि आपके पास रेजोनेंस इफेक्ट है। अब कोई कार्बोकेटाइन अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, भले ही वो प्राइमरी हो, तो वो 3 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल मान लिया जाता है क्योंकि वो रेजोनेंस के थ्रू खुद को स्टेबलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का वो काफी वास्ट रहता है, लेकिन हाँ अगर प्राइमरी स्टेप पे देखा जाए कि प्राइमरी मेथड आपके पास कभी आ जाए स्टेबिलिटी चेक करने को, तो वो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ही रहेगा जिसके बेसिस पर डिग्री तय की जाती थी, 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री होता था। देखो आपके पास जैसे रिएक्शन है यहाँ पर क्या हुआ कि आपका जो OH नेगेटिव आया, इस OH नेगेटिव ने आकर के किसको सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ से, Br नेगेटिव को। ठीक है, ब्रोमीन 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 यहाँ से बाहर चली गई, हेलोजन हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन नहीं जाएगा कहीं, ये हेलोजन यहाँ से बाहर चला गया। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि मैंने एरो के ऊपर कुछ लिखा नहीं है, मतलब आपको कैसे पता चलेगा ये मैकेनिज्म SN1 है SN2, तो ध्यान रहे कि हमेशा एरो के ऊपर ये चीज मेंशन होना जरूरी होती है कि आपने जो सब्स्टिट्यूशन या जो आपने रिएक्शन टाइप यहाँ पर दिखाया है वो कौन से मैकेनिज्म से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी थी, यही सेम चीज SN2 पे भी जा सकती है, पर अभी हम लोग इसको किसकी तरह समझ रहे हैं यहाँ पर, एक SN1 मैकेनिज्म पे। अब आप SN1 मैकेनिज्म को देखो, अब ये तो हो गई कि भाई रिएक्शन आप लोगों ने लिख करके छोड़ दी, लेकिन अब आपसे पूछा जाएगा कि हमें समझाओ कि हुआ क्या, मतलब शुरुआत से लेकर के आखिरी तक, ये सबस्ट्रेट है, ये रिएजेंट है, आपका प्रोडक्ट है, कि सबस्ट्रेट से आप प्रोडक्ट तक कैसे पहुंचे। अब क्योंकि ये इन्होंने SN1 लिख रखा है तो SN1 के मैकेनिज्म से इस रिएक्शन को समझते हैं। मुझे बताओ स्टेप 1 में क्या होता था, स्टेप 1 क्या बोला गया है आपको, आपने कहा कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, तो स्टेप 1 में आपको क्या दिखाना है कि यहां पर क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पर जो कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा वो कैसे फॉर्म होगा, जब मेरे पास Br नेगेटिव जाएगा, तो पहले तो आप मेरे को ये बताना कि इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन नहीं, ये जो कंपाउंड है ना आपके पास, ज्योमेट्री कैसे रखेगा, क्या ज्योमेट्री होगी, वैसे यहां पर ज्योमेट्री क्या रहेगी इसकी, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्या है इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, sp3, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, और sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन है, कोई लोन पेयर यहां पर नहीं है, तो कौन सी ज्योमेट्री होती थी यहां पर आपके पास, टेट्राहेड्रल। ये आपके पास कैसा मॉलिक्यूल है, ये आपके पास एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है। ठीक है, SN1 में इसका रोल है नहीं, पर मैं फिर भी बता रहा हूं SN2 में इसका बहुत बड़ा रोल है, पूरी SN2 मैकेनिज्म ही इसकी वजह से चलती है। ये आपके पास एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है जो कि आपने सिर्फ एक प्लेन पे बनाया हुआ है। ठीक है, टेट्राहेड्रल के बारे में मैं पहले भी समझा चुका हूं कि आप इसको ट्राइपॉड की तरह समझना। ठीक है, ये आपके पास जो ब्रोमीन, अगर आप ब्रोमीन को देखोगे तो ये ट्राइपॉड का हेड हो सकता है, बाकी आपके पास जो 3 है ये तीनों आपके पास उस ट्राइपॉड के लेग है। ठीक है, अभी जब SN2 आएगा, SN2 में सारी चीजें इस पे डिपेंड करती है, पर अभी इसको SN1 के हिसाब से समझते हैं। देखो SN1 में तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि SN1 में पहले स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन होगी कार्बोकेटाइन की। अगर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही है तो वो कब हो सकती है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होने का मतलब है कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसका मतलब ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा आपके पास, ये ब्रेक हो जाएगा।
और अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये क्या बना देगा, CH3CH2 पॉजिटिव। और कौन बाहर निकल गया यहां से, Br नेगेटिव बाहर निकल गया। आप मेरे को बताओ ये कौन सी डिग्री का कार्बोकेटाइन बना, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन नहीं है। जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, अगर वो कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, अगर एक से भी नहीं भी जुड़ा होता तो भी 1 डिग्री कहते हैं या लेस देन 1 डिग्री कह देते हैं, ठीक है। या जिस कार्बन पे पॉजिटिव अगर वो 2 से जुड़ा है तब होता है सेकेंडरी, और जिस कार्बन पे पॉजिटिव अगर वो 3 से जुड़ेगा तो तब होता है टर्सरी, ठीक है। अभी ये कौन सा कार्बोकेटाइन है आपके पास, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब आप डिग्री को समझना है यहाँ पर, ठीक है। ये वाला जो स्टेप है, ये वाला स्टेप इस बात पे फोकस करता है कि आपके पास कार्बोकेटाइन कैसा बन रहा है। यहां पे ना अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं चाह करके भी इस कार्बोकेटाइन को 2 डिग्री पे ले जा लूं या 3 डिग्री पे। अगर इस बात की पॉसिबिलिटी होती तो ऐसा भी करता है ये कार्बोकेटाइन, ये खुद को रीअरेंज करता है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो, और वो क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में। तो अभी आप इसको समझना कि यहां पर ना कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। किस बात की पॉसिबिलिटी नहीं है, कि मैं इस 1 डिग्री कार्बोकेटाइन को 2 या 3 बना दूं, अभी नहीं हो सकता। यहां पे जहां हो सकता है वहां पे करेंगे। अब बताओ स्टेप 2 में क्या होगा। स्टेप 2 क्या होता था आपके पास, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को कैसे सेंटर्स पसंद है, न्यूक्लियोफाइल्स को पसंद है आपके पास पॉजिटिवली चार्ज सेंटर या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग, फाइल मींस लविंग, तो न्यूक्लियस लविंग का मतलब है कि पॉजिटिवली चार्ज सेंटर्स लविंग, जिनको आपके पास पॉजिटिव चार्ज पसंद है। और पॉजिटिव चार्ज आपने किसके ऊपर दिखाया हुआ है, बताओ किसके ऊपर है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ये आपका जो कार्बोकेटाइन है ये पॉजिटिवली चार्ज है, कौन आकर के अटैक कर देगा, OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव को दिख गया पॉजिटिव सेंटर, ठीक है। अब ये OH नेगेटिव गया, इसने यहां अटैक किया और ये बन गया आपके पास CH3CH2OH, ठीक है। ये आ गया आपके पास CH3CH2OH। तो बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, कुछ खास है क्या इसमें, कुछ भी नहीं है। पहले स्टेप में हेलोजन हटानी है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दिखाना है, मतलब कार्बोकेटाइन बना। और जब पॉजिटिव चार्ज बन गया तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आकर के किसने अटैक कर दिया, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ने, ठीक है। इसी को कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, इसको कह देते हैं अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। बस इतना सा है ये मैकेनिज्म, ठीक है। तो मैकेनिज्म में जरूरी चीज क्या है, मैकेनिज्म में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपके पास रिएक्शन एक ही होगी। यही रिएक्शन SN1 SN2 दोनों से आगे जा सकती है। वो क्या करेंगे, वो आपको ये पूरा लिख के देंगे, वहां पर एग्जाम में पूरा लिखा हुआ आता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो एरो के ऊपर ना जो मैकेनिज्म यहाँ पे आप देख रहे हो वो लिखा हुआ होता है, और तब वहां पे लिखा होता है एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द मैकेनिज्म, कि आपके मैकेनिज्म में जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व हो सारे एक्सप्लेन करो। नाम से नहीं आती कभी लिखने को, ठीक है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे ये A और B उन्होंने लिख दिया, SN1 लिख के छोड़ देंगे और यहाँ क्वेश्चन मार्क बना देंगे, ठीक है। तो पहले तो आपसे प्रोडक्ट भी पूछेंगे और फिर कहेंगे कि प्रोडक्ट के पीछे जो स्टेप्स इन्वॉल्व हुए मैकेनिज्म में वो भी लिखो। तो दोनों ही चीजें होती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जाएगा ये सब। अब जो थ्योरी पोर्शन आप पढ़ रहे हो, ये सारा का सारा थ्योरी पोर्शन आपको जब दिया जाएगा एग्जाम में तो वो क्वेश्चन की फॉर्म में देंगे। अब हेडिंग वाइज जो है वो क्वेश्चन नहीं आते कि आप सोचो कि जैसे हमने हेडिंग डाली है कॉपी में वैसा क्वेश्चन आ जाए। अब मैं आपको इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, और वो होता है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। अब ये पता है क्यों जरूरी है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, इसलिए नहीं कि इसका मैकेनिज्म आएगा, इसलिए कि जब आपके पास कोई रिएक्शन आ रही होगी ना, जैसे क्वेश्चन आता है कन्वर्ट ये कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, सबस्ट्रेट और रिएजेंट लिखे होते हैं और आगे क्वेश्चन मार्क होता है। तो ये जो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन है, इससे आपके पास प्रोडक्ट बनाने की जो पॉसिबिलिटी है वो चेंज होती है। अब कैसे चेंज होती है उस पर ध्यान देना। मैकेनिज्म भले ही आपसे ना निकलवाए, पर क्वेश्चन इसका पूछ ही लेंगे वो कहीं ना कहीं। देखो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन पे अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे तो मैं पहले यहां पे प्रोडक्ट बना रहा हूं, वो वाला प्रोडक्ट जो आप लोगों ने अभी सोचा अपने, ठीक है। सभी ने यही सोचा होगा यही बनेगा, ठीक है। क्या अगर हम लोगों ने Br को हटाया, Br की जगह कौन आकर के लग गया यहाँ पर OH, सिंपली यही तो करना होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। लेकिन यहां पर ना जो प्रोडक्ट है असलियत में वो कुछ ऐसा दिखता है। कोई बात नहीं, अभी सब लोग जो आंसर दे रहे हैं वही सही है आप लोगों के हिसाब से। जो पहला वाला है ना, जिसमें आपने क्या करा, जिसमें आपने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करा दी, Br हटाया OH लगाया, ये वाला जो पार्ट है ये है आपके पास माइनर प्रोडक्ट का पार्ट, और वो वाला जो आप देख रहे हो वो है मेजर प्रोडक्ट का पार्ट।
ठीक है। और बड़ी बात है कि ये तभी पॉसिबल है जब आपकी रिएक्शन कौन से टाइप ऑफ मैकेनिज्म को फॉलो करके आगे बढ़ती SN1 को। बात यह है कि ऐसा हुआ क्यों होगा कि जो चीज अभी तक आपको सिखाई थी कि भाई न्यूक्लियोफाइल हटाओ, पहला वाला अगला वाला लगाओ, प्रोडक्ट बनाओ, अब आपको कह रहे नहीं दो बनते हैं। ठीक है, ये क्यों हो पाया होगा? इसके पीछे अगर आपको रीजन जानना है तो इसके पीछे रीजन के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? इसके मैकेनिज्म में। अगर आप इसका मैकेनिज्म देखते तो स्टेप 1 बताओ, स्टेप 1 में क्या करके दिखाना है हम लोगों को? यहां पर आपको दिखानी है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, पहले स्टेप में क्या दिखाना है हम लोगों को? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन दिखानी है। आप उठाओ अपना एल्काइल हैलाइड और जरा कार्बोकेटाइन बनाओ पहले। ठीक है, इसका आंसर इसके कार्बोकेटाइन में ही छिपा हुआ है। क्या करेंगे? यहां से Br नेगेटिव रिलीज हो जाएगा। तो अगर Br नेगेटिव जाएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो कार्बन है, मतलब जिस कार्बन से वो लगा हुआ था, उस पर कैसा चार्ज दिखाओगे आप लोग? पॉजिटिव चार्ज। और प्लस में यहां पर लिख देता हूं बाहर Br नेगेटिव। आप लोग मेरे को बताओ, ये जो कार्बोकेटाइन बना ये कितने डिग्री का कार्बोकेटाइन है? जरा इसको देखो। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से। ये कितने डिग्री का कार्बोकेटाइन है आपके पास? ये आपके पास 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ठीक है, लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कोई चीज बोली थी। मैंने आपको कहा था कि अगर पॉसिबिलिटी होगी ना कि जहां पर कार्बोकेटाइन अपने आप को एक लेवल ऊपर और ले जा सकता है तो वो ऐसा करेगा। आप खुद सोचोगे, अगर किसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाए, इस वाली कार्बन पर आ जाए, तो ये वाली कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो यही जो आपके पास कार्बोकेटाइन है कौन से लेवल का बन जाएगा? जो अभी 2 डिग्री का है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास? 3 डिग्री में। और 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है। अब पता है इसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए होती है यहां पर मिथाइल शिफ्ट। क्या होगा आपके पास? यहां पर मिथाइल शिफ्ट होगी। तो ये जो कार्बोकेटाइन आप देख रहे हो जो कि पहले स्टेप में बना है, ये खुद को रीअरेंज करेगा। खुद को रीअरेंज करने के लिए ये वाला जो CH3 है, ये CH3 ग्रुप यहां से निकल करके इस कार्बन से निकलेगा, यहां से अपना बॉन्ड तोड़ेगा और जाकर के किस पे लग जाएगा? CH पॉजिटिव पे। तो ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड पेयर है, किसकी तरफ टूटा होगा? यहां पर मेरे पास इस कार्बन की तरफ टूटा होगा। तभी तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज बना होगा? पॉजिटिव चार्ज बना होगा। और इस पे कैसा चार्ज बना होगा? नेगेटिव। अब ये जाकर के ना यहां पर लग गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं मिथाइल शिफ्ट। जैसे मिथाइल शिफ्ट होती है वैसे हाइड्राइड शिफ्ट भी होती है। मिथाइल शिफ्ट कह दो या आप कह दो, यहां पर ये क्या हुई? CH3 शिफ्ट हुआ। ठीक है, ये निकल करके यहां चला गया। तो अब बन गया CH3, CH3 पॉजिटिव, CH3 और ये रहा आपके पास CH3। अब देखो, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 2 3। कौन से डिग्री का कार्बोकेटाइन बना दिया आप लोगों ने? 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन। अब होगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक। ठीक है, अब आएगा न्यूक्लियोफाइल अटैक करने, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए? न्यूक्लियोफाइल को चाहिए सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो उसको पता था 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो वो वेट करेगा। कब तक वेट करेगा? जब तक ये खुद को रीअरेंज करके किसमें ना कन्वर्ट कर ले, यहाँ पर 3 डिग्री में। तो यहां पर ये जो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है किसमें कन्वर्ट हो गया आपके पास? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में। और इसी को हम लोग कहते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। और ये किसके थ्रू हुआ है? अभी ये हुआ है आपके पास मिथाइल शिफ्ट के थ्रू। अब मैं कह रहा हूं कि यही सेम चीज ना हाइड्राइड शिफ्ट पे भी होती है। हाइड्राइड शिफ्ट में क्या होता है? हाइड्राइड शिफ्ट में ना सिर्फ एक हाइड्रोजन शिफ्ट होती है। ठीक है, या फिर हम कहते हैं H नेगेटिव का शिफ्ट होता है। वो भी देख लो कि वो भी कैसे होता है। जैसे ये है आपके पास, ये भी SN1 से आगे बढ़ेगा, तो यहां पर 2 पॉसिबिलिटीज होंगी। एक तो हम लोग करा देंगे सिंपल सब्स्टिट्यूशन, जो कि अभी तक आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो, और एक होता है यहां पर ये वाला। पहले वाला माइनर है और जो दूसरा वाला यहां पर बना हुआ है ये अपने पास क्या है? मेजर है। ठीक है, आपको एग्जाम में मेजर प्रोडक्ट बनाना होता है, सिर्फ माइनर नहीं बनाना होता। ठीक है, या माइनर मेजर दोनों बनाए जा सकते हैं, लेकिन कहीं आपने सिर्फ माइनर बनाया और मेजर नहीं बनाया, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मार्क्स उसी बच्चों को मिलते हैं जो मेजर बना करके आता है। तो प्रोडक्ट आपको मेजर ही बनाना होता है, और क्वेश्चन जब आता है उसमें लिखा भी होता है, वहां पे पहले लिखा हुआ होता है कि आपको सिर्फ मेजर प्रोडक्ट ही बनाना होता है, या नेम द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सिर्फ मेजर प्रोडक्ट ओनली, माइनर नहीं बनाना है। अगर जरूरत पड़ेगी तो बनाएंगे। क्या करा यहां पर देखो, पहले वाले में तो क्या हो रहा है कि जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन को आप लोगों ने हटाया और ब्रोमीन की जगह आकर के कौन लग गया? यहां पर OH लग गया। ठीक है,
और दूसरे वाले में क्या हो रखा है, वहां पे क्या हुआ कि वहां पे OH ना इस वाली कार्बन पे लगा, पर एक चीज है कि इस कार्बन से जो हाइड्रोजन लगी हुई है, आप देखो कि वो हाइड्रोजन उसके पास है ही नहीं, वो हाइड्रोजन कहां चली गई है, उसके राइट हैंड साइड वाली कार्बन के पास। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहां पर क्या हुई है, यहां पर हाइड्राइड शिफ्ट हुई है। जैसे अभी आपने मिथाइल शिफ्ट देखा था, वैसे एक और शिफ्ट होती है जिसका नाम क्या होता है आपके पास, हाइड्राइड शिफ्ट। तो अगर आप इसके मैकेनिज्म पर जाओगे, ये SN1 वाला जो मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, स्टेप 1 आपको बताएगा कि एक्चुअल में क्या हुआ होगा। ये है CH3 CH CH3, फिर CH Br CH3। सबसे पहले कार्बन और ब्रोमीन बॉन्ड यहां से टूटेगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होगी। तो आप लोग मेरे को बताओ कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है या जो कार्बोकेटाइन बन रहा है यहां पर, वो कौन सी डिग्री का बन रहा है, कौन सा डिग्री का कार्बोकेटाइन बना है यहां पर, बताओ। ये आपके पास कैसा कार्बोकेटाइन है, एक 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। क्यों है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहां पर 2 कार्बन से। अब देख के पता चल रहा है ना, एक पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी, कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज किसी तरीके से इस कार्बन पे आ जाए, तो ये कार्बन ना डायरेक्टली 1 2 3 कार्बन से जुड़ी है, तो ये कौन सा डिग्री का कार्बोकेटाइन पहुंच जाएगा आपके पास, 3 डिग्री का। तो यहां पॉसिबिलिटी है। मैं फिर से आपको एक बात कह रहा हूं कि जहां पॉसिबिलिटी होगी वहीं रीअरेंजमेंट करेंगे, जबरदस्ती रीअरेंजमेंट करने मत बैठ जाना। ये नहीं कि पहले भी 1 डिग्री था, आपने रीअरेंजमेंट करी, वो दोबारा भी 1 डिग्री रहा, तो ऐसा नहीं करते, तब कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी। ठीक है, और डिग्री को लोअर मत कर देना कभी भी, हायर डिग्री पे रीअरेंजमेंट कराई जाती है, अगर हायर ले जाना है तो, लोअर ले जाने के लिए नहीं करेंगे। तो अब होगी हाइड्राइड शिफ्ट। अब देखो हाइड्राइड शिफ्ट में कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, ये कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड में पोलैरिटी इंड्यूस होगी अपने पास, और ये बॉन्ड यहां से टूटेगा। तो आप ये जो हाइड्रोजन लगी हुई देख रहे हो ना, ये हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी, तो कार्बन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड इसका मतलब किसकी तरफ टूटा होगा, हाइड्रोजन की तरफ टूटा होगा, और ये हाइड्रोजन यहां से निकल करके कहां पे चला गया होगा, इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन सेंटर पर। तो अब देखेंगे जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, उस कार्बन के करस्पॉन्डिंग कार्बन को आपने हाइड्रोजन दे दी, और ये बन गया आपके पास एक कार्बोकेटाइन। और कौन सा डिग्री का कार्बोकेटाइन बन गया, ये एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो इस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन को बनाने के लिए हम लोगों ने जो मेथड यहां पर यूज किया है, जो शिफ्टिंग यूज करी है, वो कौन सी शिफ्ट है अपने पास, ये है हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट कह दो, या फिर आप कह दो H नेगेटिव शिफ्ट। ठीक है, हाइड्राइड आयन, जैसे आपके पास H पॉजिटिव होता है वैसे H नेगेटिव भी होता है, तो ये हुआ है H नेगेटिव का शिफ्ट। तो कार्बोकेटाइन ने खुद को क्या कर लिया, कार्बोकेटाइन ने खुद को कर लिया रीअरेंज, ताकि वो एक ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता था। तो हर जगह नहीं करना है, जहां पे होगा पॉसिबल सिर्फ वहां पर करेंगे इसको। तो पहले स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, और सेकेंड स्टेप में होना है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो अगर हम लोग रेट को चेक करें SN1 के अकॉर्डिंग, ठीक है, किसका रेट यहाँ पर, रिएक्टिविटी का रेट, और रेट ऑफ रिएक्शन अभी किसकी चेक करी जा रही है अपने पास, हेलो एल्केन्स की, या फिर मैं कह दूं अल्काइल हैलाइड की। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है वो कौन निकल करके आएंगे आपके पास, 3 डिग्री वाले। फिर 3 डिग्री के बाद किसकी बारी आएगी, 2 डिग्री की, और सबसे लीस्ट जो आपके पास रिएक्टिव होंगे वो कौन से होंगे अपने पास, 1 डिग्री। तो ये है रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड्स SN1। ठीक है, ये अभी हम लोगों ने SN1 के लिए चेक करा है। तो SN2 में जब अभी आएंगे तो SN2 में ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। अब वो जो ऑर्डर रिवर्स होता है उसका रीजन भी देखेंगे कि ऑर्डर वहां पे रिवर्स क्यों होगा। अब ये जो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री हम लोगों ने बनाए हैं, इसको एक बार मैं स्ट्रक्चर की फॉर्म में बना करके बता देता हूं। वैसे तो हम लोग शुरू में कर चुके हैं। देखो, जिस भी कार्बन के साथ आपके पास हेलोजन जुड़ी है, अगर वो कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है तो ये कितने डिग्री का हैलाइड है मेरे पास, 3 डिग्री का हैलाइड है। जिस कार्बन पे हेलोजन लगी है वो कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन ग्रुप से या 3 अल्काइल ग्रुप से लगा हुआ है, तो ये हो गया आपके पास 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। फिर आगे आ जाते हैं 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड पर। तो ये जो अल्काइल हैलाइड है अगला वाला, ये है आपके पास एक 2 डिग्री का अल्काइल हैलाइड, और इसके भी लास्ट में अगर देखेंगे तो ये रहेगा मेरे पास 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, और ये है आपके पास 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो इसमें जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है आपके पास है सबसे पहले वाला है, ये हो जाएगा मेरे पास रेट बाय SN1। और अगर इनका नाम देखें, इनका नाम क्या क्या हो सकता है आपके पास,
जैसे पहले वाला इसका नाम बता दो, इसका नाम क्या होना चाहिए पहले वाले का नाम? आपके पास सबसे लंबी जो कार्बन चेन है वो कितने कार्बन की है टोटल? 3 कार्बन की है। इसमें सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सेकंड पे ब्रोमो और सेकंड पे मिथाइल है, तो इसका नाम क्या हो गया? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। और कितने कार्बन है चेन में? 3, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। तो ये हो गया आपके पास 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। फिर यहां पर आ जाते हैं टोटल कार्बन इन द चेन, कितने कार्बन है आपके पास चेन में टोटल? 3। तो ये तो आपके पास सिंपली हो गई 2 ब्रोमो प्रोपेन, और 2 ब्रोमो प्रोपेन के बाद जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला मेरे पास क्या है? मेथ एथ, 2 ही कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो इथेन या फिर 1 ब्रोमो इथेन। जब फर्स्ट पोजीशन का आपका फंक्शनल ग्रुप होता है तो वहां पर पोजीशन मेंशन नहीं करते हैं। तो ये जो रिएक्टिविटी वाली चीजें आई आपके पास समझ में, ये जो रेट बाय SN1 हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। अब आपके पास ना एक क्वेश्चन आएगा, वहां पर क्वेश्चन में क्या होगा? क्वेश्चन में आपको यही दे रखा होगा कि अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी, पर ये जरूर ध्यान दे लेना कि टुवर्ड्स SN1 है या टुवर्ड्स SN2 है, क्या लिखा है उन्होंने। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको क्या करते हैं, वो ऑर्डर जो है ऑर्डर एक बार पहले से ही लगा करके देते हैं, तो आपसे प्रेडिक्ट करवाते हैं कि SN2 की तरफ है या SN1 की तरफ है। तो जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में SN2 और SN1 पे जरूर ध्यान देना कि SN1 के थ्रू रेट पूछा है या SN2 पे रेट पूछा है, क्योंकि दोनों में जो आंसर है एक दूसरे का जस्ट रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में गलती मत करना जहां पर कि आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि भाई यहां से जो क्वेश्चन है वो पूछा ही जाएगा। अच्छा, एक चीज मैं इसमें अगर आपसे पूछूं, मैं बोलता हूं कि चलो डिग्री चेंज नहीं हो रही, अगर आपके पास डिग्री चेंज नहीं होती तो क्वेश्चन में क्या होता? क्वेश्चन में ना वो हेलोजन चेंज कर देते, और अगर हेलोजन चेंज हो रहा होता तो फिर क्या आंसर होता? तब कौन से हेलोजन वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव बोलते हैं आप? आइडो, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, क्या रहता है आपके पास आंसर? तब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन रहता है हमारे पास? आइडो। क्या रीजन है उसके पीछे? बिल्कुल, आपके पास एक बेटर लिविंग ग्रुप है आइडो एज कंपेयर टू द अदर्स। मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर मैं आपके पास एल्काइल हैलाइड में जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम है उसको ना बदलूं और सिर्फ क्या बदलता हुआ चलूं, मैं बदलता हुआ चलूं, वहां पे लगा हुआ सिर्फ और सिर्फ हेलोजन, तो अब क्या होगा? अब आपके पास जो आंसर है वो डिग्री से निकलेगा ही नहीं। अब आपके पास आंसर कैसे निकलेगा? अब आपके पास आंसर निकलेगा यहाँ पर हेलोजन का साइज देख करके या लिविंग ग्रुप एबिलिटी देख करके। तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप इन सब में कौन सा है अपने पास? आयोडीन। अगर देखा जाए तो सारे 1 डिग्री है। अब आप डिग्री के बेसिस पे आंसर नहीं दे सकते हो, सारे के सारे 1 डिग्री वाले लगे हुए हैं यहाँ पे। तो आपके पास सबसे बेटर लिविंग ग्रुप कौन है इनमें? सबसे बेटर लिविंग ग्रुप आपके पास आई नेगेटिव है या फिर आयोडीन है। क्यों है? क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड है, यहाँ पर बॉन्ड को ब्रेक करना सबसे इजी है, और वहां सबसे लास्ट वाले में जो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड है उसको बॉन्ड ब्रेक करना सबसे हार्ड है। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो अपनी पीक पर है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आपको लगेगी, मतलब उतनी ज्यादा एनर्जी हमें लगेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो इस बार आपके पास अब जो रेट है ना वो डिग्री के बेसिस पे नहीं निकला, वो निकला लिविंग ग्रुप की एबिलिटी के हिसाब से। तो अब आपके पास जो रेट बाय SN2 है उसका देखो आंसर ही आ जाए, रेट बाय SN1 का जो आंसर है वो ये निकल करके आ जाएगा। अभी जो रेट बाय SN1 मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर आपके पास SN2 भी आ जाता ना तो भी आपका आंसर चेंज ना होता, क्योंकि ये डिग्री के बेसिस पे नहीं निकल रहा है आंसर। ये आंसर किसके बेसिस पे निकल रहा है आपके पास? लिविंग ग्रुप एबिलिटी के। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी वाला जो पोर्शन रहता है, क्योंकि वो आसान होता है तो इसलिए उसको जल्दी से वो देते नहीं है, वहां पे ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, वहां तो आप वैसे ही देख करके बता दोगे। जिसका साइज बड़ा होता है वो वाला जो लिविंग ग्रुप है वो हमारे पास एक अच्छा लिविंग ग्रुप माना जाता है, मतलब जल्दी से बॉन्ड वहां पर अपने पास टूट जाएगा। ठीक है, ये अपने पास आइडो इथेन है, और आइडो इथेन से हम लोगों ने फ्लोरो इथेन तक चेक कर दिया पूरा। तो आइडो इथेन से फ्लोरो इथेन तक आप लोग चल गए, और वहां पर हम लोगों ने बनाया हुआ ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। याद रहे ये आपके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, अब क्वेश्चन में जैसी डिमांड होगी वैसा वहां पर बना देना। इंक्रीजिंग पूछेंगे इंक्रीजिंग बना देना, डिक्रीजिंग पूछेंगे डिक्रीजिंग बना देना। अभी क्वेश्चन करेंगे उसके। अब आते हैं आपके पास सेकंड मैकेनिज्म टाइप पर, और सेकंड जो मैकेनिज्म टाइप हम लोगों को इसमें पढ़ना है वो है आपके पास SN2 मैकेनिज्म। पहला हम लोगों ने SN1 देखा, अब हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पे SN2। अब SN2 की फुल फॉर्म क्या होती थी? ये जो SN2 मैकेनिज्म है इसमें SN2 की फुल फॉर्म क्या है आपके पास? बिल्कुल सही, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। और 2 क्या बता रहा है आपको यहाँ पे? बायमोलिकुलर है। तो ये है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, और यहाँ पर ये जो 2 लगा हुआ है ये लगा हुआ है इसकी बायमोलिकुलरिटी के लिए।
अब ये जो मैकेनिज्म होता है, ये मैकेनिज्म कैसा था? ये मैकेनिज्म आपके पास एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, ठीक है। ये जो मैकेनिज्म हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, कैसा मैकेनिज्म है? आपके पास एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। अब आप लोग इस सिंगल स्टेप मैकेनिज्म को जरा ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कार्बोकैटायन से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ना, तो ये समझना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो खेल है वो विजुअलाइजेशन का है। अब वो आपके ऊपर है, आप विजुअलाइज कितना कर पाते हो, ठीक है। वहां पर कुछ ज्योमेट्री में था नहीं, वहां पे बोला कि भाई हेलोजन जाएगी, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बनाएगी, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर देगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये सिंगल स्टेप में ही सब कुछ करके दिखा देंगे आपको। तो देखो, पहले मैं एक रिएक्शन का यहाँ पर लिख देता हूं कि यहाँ पे कोई रिएक्शन है आपके पास। अब वो क्या हो सकती है? जैसे ये था अपने पास CH3 CH2Br, और इस पर OH नेगेटिव का अटैक हुआ, लेकिन इस बार अब मैं एरो के ऊपर लिखने जा रहा हूं कि ये जो रिएक्शन है ना, ये SN2 से आगे बढ़ाई, तो बनाएगा क्या? ये प्रोडक्ट में तो चेंज नहीं आएगा, बनाना तो इसने CH3 CH2 OH ही है, और प्लस यहां से बाहर कौन निकल जाएगा? आपके पास Br नेगेटिव निकल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं मैकेनिज्म पर। अब आप लोग जरा इसके मैकेनिज्म पे ध्यान देना कि इसके मैकेनिज्म में क्या हुआ होगा। तो क्योंकि ये सिंगल स्टेप का मैकेनिज्म है, तो ऑब्वियसली बात है, मुझे एक ही स्टेप में दिखाना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। सब कुछ एक ही स्टेप में आएगा। आप लोग इस फंक्शनल कार्बन को देखो जिसके साथ ब्रोमीन लगी है। तो कार्बन के साथ पहले मैं ये ब्रोमीन दिखा देता हूं यहाँ पर। फिर ये जो आपके पास कार्बन, इसका एक बॉन्ड किसके साथ है? इसका एक बॉन्ड यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ है, फिर एक बॉन्ड इसका दूसरी हाइड्रोजन के साथ है, और एक बॉन्ड किसके साथ है? यहाँ पर मिथाइल ग्रुप के साथ। इस कार्बन ने चारों के चारों बॉन्ड सिंगल बना रखे हैं। तो पहले मुझे बताओ कि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसी है? ये कौन सा हाइब्रिड कार्बन है आपके पास? ये sp3 हाइब्रिड कार्बन है। अगर ये sp3 हाइब्रिड कार्बन है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या रही होगी आपके पास? इसकी ज्योमेट्री रही होगी आपके पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री होती है आपके पास, एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो 3D स्ट्रक्चर्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे बनाया जाता है, खासकर कि यहाँ पर कार्बन की बॉन्ड्स की अगर मैं बात करूं, क्या आप लोगों को याद है? आपको दो तरीके की बॉन्ड नोटेशन सिखाई है। एक तो ये होती है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? सॉलिड। और एक ये है, इसको क्या कहते हैं? डैश। एक है आपका सॉलिड वेज, और एक क्या है मेरे पास यहां पर? डैश्ड वेज। ये आपका सॉलिड वेज है, ठीक है। और नीचे वाला कैसा है? ये डैश्ड वेज है। अब मेरे को इसके मीनिंग कौन बताएगा कि ये सॉलिड वेज और जो डैश्ड वेज यहाँ पे बने हुए, इनके मीनिंग क्या होते थे? इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे लिख देता हूं। हाँ, तो सॉलिड वेज और जो डैश्ड वेज है, इनके मीनिंग क्या है? ये आपको क्या बता रहे हैं? ठीक है, मतलब एक इसमें से आपके पास अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है। लेकिन अभी मेरे पास जो प्लेन है वो वर्टिकल है। अगर प्लेन वर्टिकल है तो एक जो बॉन्ड है वो ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, क्योंकि ऑब्जर्वर आगे बैठा हुआ है, आप लोग आगे बैठे हुए हो, और एक बॉन्ड ऐसा है जो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जा रहा है। मुझे बताओ इसमें टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर कौन सा है? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ये जो सॉलिड वेज है ना, ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, मतलब आउट ऑफ द प्लेन है, ये प्लेन से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो सॉलिड वेज कैसा होता है मेरे पास? आउटवर्ड्स। और डैश्ड वेज कैसी होती है? इनवर्ड्स, ठीक है। और किस पे? ये प्लेन पे देखा जा रहा है, जिस प्लेन पे आप पूरी की पूरी कैलकुलेशन कर रहे हो। आई बात समझ में? तो जो सॉलिड वेज है ना, सॉलिड वेज किसकी तरफ फेस करेगा? सॉलिड वेज फेस करेगा यहाँ पर ऑब्जर्वर की तरफ। तो एक जो इसका बॉन्ड है यहाँ पर कार्बन का, वो लगा हुआ है सॉलिड वेज से, और वही कार्बन का एक जो बॉन्ड है वो किससे लगा हुआ है आपके पास? डैश्ड वेज से। तो एक H में यहां पर लगा देता हूं और एक में लगा देता हूं यहां पर CH3, ठीक है। इसका मतलब ये वाली जो CH3 है, ये वाली CH3 प्लेन से बाहर की तरफ निकल रही है, वो वाला H इस प्लेन से पीछे की तरफ जा रहा है। ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे। ट्राइपॉड के 3 पैर हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये वाला पैर जो है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, वो तो इसी बोर्ड पर लाई कर रहा है, पर एक H इस प्लेन से पीछे की तरफ गया और एक CH3 इस प्लेन से बाहर की तरफ आ गया। तो जैसे आप लोगों के सामने ट्राइपॉड रखा हुआ है, बस आप इस ट्राइपॉड को ऐसे समझो कि मैं इस ट्राइपॉड को ऐसे घुमाऊंगा, ठीक है। और इसके जो तीनों पैर हैं, इनमें से 2 पैर तो क्या होंगे? एक बाहर की तरफ निकलेगा, एक यहां अंदर की तरफ को जाएगा, और एक इसी प्लेन पर लाई करेगा, ठीक है, टेट्राहेड्रल में। तो आपके पास ये जो ब्रोमीन है, ये भी कहां पर है? अब ये ब्रोमीन जो है बिल्कुल फ्रंट को फेस करेगा, और कहां पर फेस करेगा? ये न्यूक्लियोफाइल को। अब आपका ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है यहां पर, ठीक है। अब जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा, तो देखो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करने आया तो क्या ये फ्रंट से अटैक कर पाएगा? क्या यहाँ पर ब्रोमीन Br नेगेटिव, इसके ऊपर क्या है? ब्रोमीन के पास खुद पे कितने लोन पेयर है बताओ? इसके पास खुद पे यहाँ पर 3 लोन पेयर है। अगर ये सामने से यहाँ पे अटैक करने आएगा ना, तो सामने से अटैक पॉसिबल नहीं है। क्या कर देगा ये ब्रोमीन जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, वो इसको क्या कर देगा? अपने पास रिपेल कर देगा। अगर फ्रंट अटैक हुआ
तो ये फ्रंट अटैक ना एक हेड ऑन कोलिजन का टाइप बन जाएगा, जैसे आप लोग फिजिक्स में हेड ऑन कोलिजन पढ़ते हो वैसे यहाँ पर होगा। अगर इसने फ्रंट साइड से अटैक करा तो फ्रंट अटैक क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर, ये रिपेल हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रंट साइड से तो अटैक पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो अब क्या होगा, अब आप देखो ये जो 3 लेग है ना यहाँ पर, ये जो 3 लेग बन रहे जैसे ट्राइपॉड है, अब ये देखो ट्राइपॉड में ये वाला हिस्सा तो खाली है ही पीछे का। ठीक है, जो फ्रंट है, फ्रंट को अगर हम लोग इस तरीके से यहाँ पर देखें तो फ्रंट से अटैक नहीं हो सकता, बट बैक से तो हो सकता है, बैक से जाके तो जुड़ सकता है। लेग पे अटैक नहीं करवाना है, कार्बन पे अटैक करवाना है, तो कार्बन बीच में है, तो कार्बन जो बीच में है ये अब OH नेगेटिव क्या करेगा, पूरा घूम के जाएगा और कहां से अटैक करेगा, इसमें बैक साइड से। तो यहां जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो कैसा अटैक करता है, मेरे पास एक बैक साइड अटैक। ठीक है, तो यहां पर बैक साइड अटैक होता है, फ्रंट अटैक यहां पर पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि फ्रंट वाला अटैक क्या हो जाता है, अपने पास रिपेल हो जाता है। ये तो वैसे ही यहां पर अपने पास चार्ज डेंसिटी बहुत हाई थी ब्रोमो पर। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर वहां पे रखे हुए, 3 लोन पेयर रखे हुए, OH नेगेटिव आएगा, रिपेल हो जाएगा, सामने से जगह ही नहीं है, कहां लगाएगा बॉन्ड। तो इसने क्या करा, ब्रोमीन को पता भी नहीं लगने दिया और जाकर के उसके पास पीछे से लग गया। तो अब क्या होगा, एक ही समय पर ना ये जो कार्बन है, सेम टाइम पर इस कार्बन के साथ 2 ग्रुप लग जाएंगे, 2 न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप लग जाएंगे। एक तो OH लग जाएगा और एक पहले से ही लगा हुआ था, यहां पर पहला कौन लगा हुआ था, अपने पास ब्रोमीन लगा हुआ था। बाकी दोनों जैसे थे, मैं भी उनको एज इट इज बना रहा हूं, उसमें तो अपने पास कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये CH3। पहले बताओ यहां तक ये जो पढ़ाई गई चीज आई समझ में या नहीं आई, पहले ये बताओ मेरे को। ये आपके पास इंटरमीडिएट स्टेट है, कौन सी स्टेट है आपके पास, ये इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट्स आपके पास स्टेबल नहीं होते, इंटरमीडिएट्स अनस्टेबल होते हैं। क्यों अनस्टेबल है, कार्बन के यहाँ पर टोटल अगर बॉन्ड गिने जाएंगे ना, तो टोटल बॉन्ड जो इस पे है अभी वो 3 ही है। ये जो चौथा बॉन्ड है ना, आप लोग जिसको देख रहे हो मैंने डॉटेड लाइन से बनाया है, ये क्या है कि अब यहाँ पे कार्बन कंफ्यूजन में है। किसमें कंफ्यूजन में, वो कहेगा मेरे पास 2 न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप लग गए, अभी किसी एक को ही रख सकता है, तो ऑब्वियस बात है किसको रखेगा, नए वाले को, और पुराने वाले को यहाँ से भगा देगा। तो इंटरमीडिएट जो यहाँ पर बन रहा है, इंटरमीडिएट कैसी फॉर्म बनती है, अपने पास एक अनस्टेबल फॉर्म बनती है। इंटरमीडिएट्स आपके पास अनस्टेबल होते हैं, या आपके पास स्टेबल जो है नहीं होते हैं, ये आपके पास अनस्टेबल है। ये चीज आ रही है यहाँ पे समझ में, जो चीज चल रही है। तो देखो ये आपका इंटरमीडिएट स्टेज है। इंटरमीडिएट स्टेज का मतलब है कि जब अटैक हो रहा है, तो जब अटैक हो रहा है तो सेम टाइम पर अब ब्रोमीन भी है और OH भी यहाँ पर है, तो अब कार्बन को किसी एक को यहाँ पर रखना है। तो कार्बन किसको रखेगा अपने पास, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ OH को रखेगा और ब्रोमीन यहाँ से बाहर चला जाएगा। लेकिन पता है होगा क्या, ये जो 3 पैर हैं यहाँ पर, जो मेरे पास 3 लेग हैं इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में क्या होने जा रही है, आपके पास इन्वर्जन होने जा रही है। जैसे आपके पास अम्ब्रेला होता है, जैसे अपने पास छाता है, अगर आप सोचो कि आपका जो छाता है वो कुछ इस तरीके से था यहाँ पर। ठीक है, ये अपने पास अगर ये आपके पास छाता है जो इधर को खुल रखा है, तो अब पता है क्या होगा, जब तेज हवा चलती है तो आपने भी देखा होगा कि आपके छाते पे जब हवा लगेगी तो ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल ये उल्टा खुल जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, ये आपका हैंडल था और ये जो आपका छाता है वो इस तरीके से मुड़ जाएगा। ठीक है, ये जब इधर से हवा का धक्का लगेगा तो आपका जो अम्ब्रेला है, इसको जब हवा का धक्का लगेगा तो ये क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा मेरे पास, जैसे ये नीचे फोल्ड हो रखा है। तो ये जो अम्ब्रेला है, ये अम्ब्रेला है तो अपनी जगह पे, इसने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी, पर क्या हुआ कि इसकी जो अपने पास शेप थी वो इन्वर्ट हो गई, जस्ट रिवर्स हो गई। ये जो कर्वेचर एरिया था, जो कर्वेचर एरिया पहले अंदर की तरफ बन रहा था, अब ये कर्वेचर एरिया आपके पास बाहर की तरफ बनेगा। देखो यहाँ पर, इसको देखो और इसको देखो, ठीक उल्टा हो गया ये। तो वैसे यहां पर होता है, ये जो 3 लेग है ना, ये तीनों लेग आपके पास कुछ इस तरीके से हैं। ठीक है, इधर को जा रहे हैं, तो जब इनको धक्का लगेगा, अब ये जो दोनों लेग है वो इस तरफ से खुल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। और पहले कैसे थे, पहले ऐसे थे, मेरी तरफ को थे, अब आपकी तरफ को हो जाएंगे। तो जब ज्योमेट्री यहां पर बनाई जाएगी, तो जब ज्योमेट्री को बनाएंगे तो अब देखो कार्बन में आपके पास ये जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड में इधर को नहीं दिखाऊंगा, मुझे बॉन्ड किधर दिखाने पड़ेंगे, अपने पास राइट हैंड साइड पर दिखाने पड़ेंगे। तो ये आपका हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास एक जो हाइड्रोजन थी वो कुछ यहां पर चली गई और एक था अपने पास CH3, वो आ गया कहीं कहीं यहां पर, और इस तरफ कौन आ जाएगा अपने पास, OH। आई बात समझ में। तो आपकी जो ज्योमेट्री थी, ज्योमेट्री में क्या हुआ, यहां पर इन्वर्जन हुआ है। ठीक है, इन्वर्जन का मतलब है जस्ट रिवर्स हुआ है। जैसे आप लोग मिरर में देखते हो, मिरर इमेजेस होती है, मिरर इमेजेस भी कैसी होती हैं, इन्वर्टेड होती हैं, बट वो लिटरली इन्वर्ट होती हैं। ठीक है, ये एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री सिर्फ अपने पैरों को और अपने सिर को बस
इस तरीके से चेंज कर लेगी, उल्टा घूम जाएगी, ऐसा समझना, ठीक है। और कौन बाहर निकल गया यहां से, Br नेगेटिव। अब वो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट है जो कि स्टेबल है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर ये लिखेंगे कि ये जो SN2 है ना, ये आपकी कैसे आगे बढ़ती है, SN2 इज फॉलोड बाय इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो कभी आपसे पूछें ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को इन्वॉल्व करता है, तो आप क्या जवाब दोगे वहां पर, SN2। ध्यान रहे SN1 में ऐसा कुछ नहीं करना। तो SN1 फिर भी एक आसान होता है समझने में, SN2 में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। SN2 में प्रॉब्लम आपको यहीं पर आएगी जहां पे लिखा हुआ है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। और इस इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का एक दूसरा नाम भी दिया गया है, इसी का नाम होता है अपने पास वॉल्डन्स इन्वर्जन, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं अपने पास, वॉल्डन्स इन्वर्जन कहते हैं, जो कि यहां पर हो रही है। ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है आपके पास। तो आया समझ में, अरे आया या नहीं, या अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है अभी भी। बाकी आप इस चीज की दिक्कत मत लो, आपसे कोई 3D में नहीं बनवाएंगे, वो जैसे यहाँ पे बना हुआ है आपको वहां भी वैसे ही बना करके आना है। आपको बॉन्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। ये जो चीजें होती हैं पता है, ज्यादातर बच्चों को पता ही नहीं होती है। वो 12th भी पास कर जाते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि हमसे सॉलिड वाली लाइन और ये डैश वाली लाइन क्यों बनवाई भी है। क्योंकि आप लोगों को बॉन्ड खींचने की आदत कैसी है, आप तो सिर्फ वो सीधी सीधी डंडियां खींचते हो लाइन में। अब उसके पीछे रीजन क्या है, कहते हैं भाई इसमें टाइम वेस्ट थोड़ी करेंगे कि बार बार आपसे ऐसे बनवाएंगे। अब आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो पता ही होता है कि कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखेगा, तो कहते हैं आप सीधे सीधे बॉन्ड बनाते हुए चलो। पर हर एक कंपाउंड जो आप पढ़ते हो, हर एक कंपाउंड की अपनी डेफिनेट ज्योमेट्री है, पर उसको बार बार बना के नहीं दिखाते। पर जब मैकेनिज्म की बात आती है तो मैकेनिज्म में ऐसे ही बनाना होता है। अगर आप ऐसे नहीं बनाओगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि वहां क्या हो रहा था। आई बात समझ में? देखो मैंने आपके पास यहाँ पर 3 एल्काइल हैलाइड बनाए हुए हैं। इन तीनों एल्काइल हैलाइड में सबसे पहले तो मेरे को बता दो कि डिग्री अपने पास क्या क्या रहेगी। सबसे पहले वाला जो बना हुआ है वो कौन सी डिग्री का एल्काइल हैलाइड है, जो सबसे पहले वाला बन रखा है? ये आपके पास 3 डिग्री हैलाइड है, ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। अगले वाला कितनी डिग्री का एल्काइल हैलाइड है आपके पास? 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। और लास्ट वाला कितनी डिग्री का एल्काइल हैलाइड है अपने पास? ये 1 डिग्री का एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है हम लोगों को, अब यहां पर बताना है रेट ऑफ द रिएक्शन। बट ये जो रेट ऑफ रिएक्शन इस बार ये चेक होगा आपके पास SN2 से। सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनना नहीं है। तो देखो होना क्या है, आपको भी पता है कि फ्रंट साइड अटैक यहाँ पर नहीं होता था, यहाँ पे होना क्या है, बैक साइड अटैक होना है। अब बैक साइड अटैक होना है तो आपका जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है उसको पूरा घूमकर जाना है। तो जब घूमकर जाना है ना, तो वो चाहता है कि मेरे रास्ते में ना कम से कम हर्डल है, मतलब उसको रुकावट नहीं चाहिए अपने रास्ते में। और इसको हम लोग केमिस्ट्री में कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या कहते हैं हम लोग इसको? स्टेरिक हिंड्रेंस। उसको स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं चाहिए। और स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करने का काम होता है बल्की ग्रुप्स का। बल्की ग्रुप्स मतलब जिनके साइज बड़े हैं। अब हाइड्रोजन जो एटम होता है ना, हाइड्रोजन एटम का जो साइज है वो ना के बराबर है, वो बहुत छोटा साइज है, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम के साइज को इग्नोर कर देंगे। अब आपके पास जो ग्रुप यहां पर बच रहे हैं वो कौन से ग्रुप बच रहे हैं? ये CH3, ये मेरे पास एक बल्की ग्रुप है, फिर यहां एक बल्की ग्रुप और है, और ये लगा हुआ है आपके पास तीसरा बल्की ग्रुप। तो जो 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री के एल्काइल हैलाइड में टोटल कितने बल्की ग्रुप्स हैं यहाँ पर? यहाँ पे टोटल 3 बल्की ग्रुप्स हैं। और अगर यहाँ पे टोटल 3 बल्की ग्रुप्स हैं तो यहाँ पर अपने पास स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसकी हम बात कर रहे थे ना, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस अपने पीक पर है, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है यहाँ पर। तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा ना, भले ही वो बैक साइड अटैक करे, तो बैक साइड अटैक करने में भी उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां पर होने वाली है? 3 डिग्री में। 3 डिग्री में उसके लिए अटैक करना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि आपके पास जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं ये कैसे ग्रुप्स होते हैं मेरे पास? बल्की ग्रुप्स। तो टोटल कितने बल्की ग्रुप्स हैं यहाँ पर? 3। अब ऐसे ही अगले वाले में कितने बल्की ग्रुप हैं? 2 बल्की ग्रुप्स हैं। और लास्ट वाले में कितने? जो सबसे आखिरी वाला है वहां पर कितने बल्की ग्रुप्स हैं? सिर्फ 1। और अगर बल्की ग्रुप ज्यादा लगे हुए होंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी क्या हो जाएगी मेरे पास? मैक्सिमम हो जाएगी। तो हम लोग यहां पर ये लिखेंगे कि सिंस alkyl groups are bigger in size as compared to hydrogen atom,
तो देयरफॉर दे आर कंसिडर्ड एज bulky groups and known to exert steric hindrance. यही आपके मॉलिक्यूल में किसको बनाएंगे? स्टेरिक हिंड्रेंस को. यहाँ पे जो टर्म लिखे हुए ना स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब अभी आप समझना, स्टेरिक हिंड्रेंस को आप ऐसा समझ लेना अपने लिए कि स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या है? ऑब्स्टेकल. अभी ऑब्स्टेकल कौन फेस करेगा? आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल फेस करेगा. तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, ऑब्स्टेकल फेस्ड बाय अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल. तो अगर हम चाहते हैं ना हमारा न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल आसानी से आकर के अटैक कर जाए, तो हम चाहेंगे कि हमारे पास कम से कम बल्की ग्रुप हो. तो सबसे कम बल्की ग्रुप कहां पर अवेलेबल है आपके पास? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में. तो आज जो आपका रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो पहले के कंपैरिजन में, या मैं कहूं जो आपने SN1 में पढ़ा था उसका ठीक क्या हो गया? रिवर्स हो गया. तो ये निकल करके आ गया मेरे पास रेट बाय SN2.